बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप स्टूडेंट के आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। हमने जितने भी लेक्चर स्टडी किया है, आपको पढ़ा है, आई होप आपको उसकी समझ आ रही होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जूम पर जो डिस्कशन क्लास है, आप उसमें सारा जितनी भी आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मुझे आपको उनमें फिर बता दें ताकि मैं आपके साथ फिर उसको डिस्कस कर लूँ। तो इंशाल्लाह जूम क्लास में हम ये सारा डिस्कशन करेंगे। तो कहीं भी कोई इशू हो तो उसको अभी से नोट कर लिया करें और कोशिश कर ले अपने लिए एक नोटबुक ले लें। नोटबुक में जो भी आपको इशू आ रहा है, कहीं पर भी आपको किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप फिर मुझे बता दें। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी जो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम में आज जिन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वही चीज़ को करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट अभी भी हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट। और उसमें आज जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है, इसका काम क्या होता है और ये हमारे पास क्या क्या या किस तरह इसमें ये सारा प्रोसेस होता है, या हमारे पास इसमें इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, या इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और वो भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो आई होप आपके जहनों में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो आज हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो डिस्कस करेंगे तो इसके बाद आपके लिए कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली हमने 3 बेसिक कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टडी किए हैं। एक हमारे पास है इनपुट यूनिट, दूसरा हमारे पास है आउटपुट यूनिट, प्रोसेसर, और उसके अलावा हमारे पास स्टोरेज भी हमने किया है। अब क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसर या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, इसके नाम से ही आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास वो सिस्टम है, मे बी एट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या बायोलॉजिकल। समझ आ रही है, हमारे पास ये कोई भी इस तरह हो सकता है विच टेक इंफॉर्मेशन जो है किस फॉर्म मिलेगा, ए सीक्वेंस ऑफ एनुमरेटेड सिंबल आर स्टेट इन वन फॉर्म एंड प्रोसेसेस to mean transform it and another form। लाइक एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें आप करते हैं क्या कि स्टेटिस्टिक होता है बाय एन एल्गोरिथम प्रोसेसर। अब तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि सिंपल अल्फाज में हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास चेंज है, सही है, इंफॉर्मेशन का एक मैनर डिटेक्टिबल से दूसरे में। इसके हम डिफरेंस तरीक़ों से भी अगर इसको हम डिफ़ाइन करेंगे तो अगर आपको मैं डायग्राम के थ्रू ज़रा कर लूँ, विजुअल डायग्राम के थ्रू मैं ये सारा कुछ कर लूँ, तो आपका जो बेसिक कंप्यूटर का जो डायग्राम है, सही है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इसमें हमारे पास प्रोसेस यूनिट मीन CPU एंड स्टोरेज यूनिट, इन सारों पर आप ध्यान देंगे तो ये सारा कुछ उसमें होता है ना कि मीन हम इनपुट करते हैं, वही इनपुट हमारे पास क्या होता है प्रोसेसर में जाता है, वहाँ पर प्रोसेस होता है, स्टोर होता है डिफरेंट तरीक़ों से, मीन प्राइमरी मीन आरजी भी स्टोर होती है एंड परमानेंटली भी वो स्टोर होता है। और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो आउटपुट में जाता है, मीन हमारे पास एक रिजल्ट क्रिएट होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और ये हमारे पास क्या है, इसमें मीन के हमारे पास नॉन कंप्यूटराइज प्रोसीजर भी होते हैं, डेटाबेस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारी चीज़ों इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो चलो स्टूडेंट थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे और इसी को अब
सही प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे एंड डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर जाने से पहले उसी तरह उस बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसा हमारे पास है डेटा, इंफॉर्मेशन, सही है। तो डेटा तो आई होप आपको ऑलरेडी समझ आ भी चुका है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में हम करेंगे तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्टर। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रेजेंट एंड ए मीनिंगफुल फॉर्म। ये तो हमारे पास डेटा इंफॉर्मेशन हो गया। ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के साथ मैं डिस्कस कर भी चुकी हूँ। आज थोड़ा सा थोड़ी सी ओवरव्यू करेंगे जिन टॉपिक को हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा डेटा प्रोसेसिंग पर जाएंगे। तो बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग इज द कोर्स ऑफ डूइंग, क्या, कोर्स ऑफ डूइंग थिंग एंड ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप। समझ आ रही है? ओके। अच्छा, बेसिक इसमें हमारे पास एक थर्ड चीज़ भी है जो कि है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को आप लोग ज़रा समझिए कि होता क्या है, इसका काम क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट फॉलोज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर डेट एट may be able to accept and gather data and transform these into information। ओके, इस ब्लॉक डायग्राम से आप ये सारा चीज़ें देख सकते हैं। एक बार मैंने आपके सामने ये चीज़ें डिस्कस भी की कि बेसिक हमारे पास इसमें क्या होता है। मीन कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हो उसमें हमारे पास कंप्यूटर लाइक प्रिंटर, मैप, इंफॉर्मेशन सिस्टम, थ्योरी, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर ही आती हैं। तो आप ज़रा इस डायग्राम में देख लें। सही है, मीन हमारे पास कुछ भी जो कलेक्शन होता है पिक्चर पे होती है, सही है, रफली, तो हमारे पास ये डेटा है। सही है। अब इस ब्लॉक के थ्रू हमारे पास जो प्रोसेसिंग सारा कुछ होगा क्या है कि हम जो कुछ भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, वहाँ पर ये प्रोसेसिंग सिस्टम होने के बाद उसको क्या करता है, इस तरह आउटपुट को देता है जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाता है। लाइक आप इसको देख सकते हैं। तो ये मीन हमारे पास डिफरेंट डेटा है, हमने इसको कंप्यूटर में इनपुट कर दिया और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास इसका जो चार्ट, जो डायग्राम है वो इस फॉर्म में आ चुका है। समझ आ रही है? केबल टीवी 21%, रेडियो, पेंट, टीवी, सिग्मा, सही है। तो हाउ फॉर कंपेन, टोटल वैल्यू, सही है, $8.7 मिलियन। तो अब हमने इन डेटा को देखकर ग्राफ के फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर में ये इस फॉर्म में आ गया है। आई होप स्टूडेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की समझ आ चुकी होगी, कोई भी इशू अभी नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, फंक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के जो फंक्शन हैं वो क्या क्या है, इसका क्या अहम रोल है या क्या अहम काम है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्लॉक डायग्राम तो अंडरस्टैंड हो चुका होगा, उसी को देखते हुए हम इन सारे फंक्शन को अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्या कि एट, एक्सेप्ट एंड गैदर डेटा, सही है, एक्सेप्ट एंड गैदर डेटा कहाँ से करेंगे, इनपुट यूनिट के थ्रू। समझ आ रही है? दूसरा हमारे पास जो काम है, फर्स्ट काम में हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा या इनपुट यूनिट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो यूज़र से जो है ना डेटा यूज़र उसको देगा तो वो उससे डेटा को एक्सेप्ट करेगा और उसको गैदर भी करेगा। ये इनपुट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फंक्शन है। उसके बाद जो कुछ उसने इनपुट में एक्सेप्ट कर लिया
वो क्या करेगा, एट प्रोसेसेस डाटा टू बिकम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो वो जो कुछ उसने लिया है वो प्रोसेसिंग सिस्टम को मीन्स सीपीयू को वो प्रोवाइड करेगा। और सीपीयू में फिर वहाँ पर आपको पता है ना स्टोरेज भी है, वो प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है, समझ आ रही है। फिर वहाँ प्रोसेस ओके स्टूडेंट, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिक हमारे पास टू है। एक हमारे पास बिट है, दूसरा हमारे पास बाइट है। बिट इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ चॉइस बिटवीन ओनली टू पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड द बाइनरी नंबर सिस्टम। सही है। इसमें हमारे पास दो नंबर मुश्तमिल होते हैं, लाइक 0 एंड 1, जिसको आप लोग मशीन लैंग्वेज में आप लोग जानते हो। कंप्यूटर भी जस्ट मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, और उसी मशीन लैंग्वेज में हमारे पास ये बिट्स ही हैं, 0 1 ही है, जिसमें हम सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं, और ये उनका हमारे पास यूनिट है, बेस है। इसके अलावा हमारे पास बाइट जो है ना, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ 8 बिट। सही है। ये बिट हमारे पास टोटल 8 बन जाए तो हमारे पास बाइट को रिप्रेजेंट करेगा। एनएफ टू रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा प्रोसेस एज ए सिंगल यूनिट फॉर इंफॉर्मेशन। बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास जो है, ए बिट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर विच कैन बी ए लेटर, a number, a special character or symbol or a space। आप इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख लें, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर्स हैं। तो ये इसमें हमारे पास कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आप देख सकते हैं सर्किट 0101 को रिप्रेजेंट करता है, 1 हमारे पास ऑन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 0 हमारे पास ऑफ के लिए यूज़ होगा। आप यहाँ पर इस सर्किट को भी देख सकते हैं। तो 1 बाइट ऑफ बाइनरी कोड हमारे पास टोटल इस चीज़ की कम्बिनेशन है। आप देख लें कि ये सर्किट ऑन है तो ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करेगा, समझ आ रहे हैं। सर्किट अप है तो 0 अप, 0 ऑफ, 0 ऑफ, 0। ये हमारे पास देख ले सर्किट ऑन है तो 1, यहाँ भी सर्किट ऑन है 1, एंड यहाँ भी हमारे पास सर्किट जो है ना ऑफ है तो 0। सही है। तो इस तरह हमारे पास ये गेट्स है, समझ आ रहे हैं ना, गेट्स मीन दरवाज़ा। तो आप देख सकते हैं ना, दरवाज़ा ऑन है तो 1, दरवाज़ा बंद है तो हमारे पास 0। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो गेट्स के थ्रू 1 बिट ऑफ बाइनरी कोड इसका रिप्रेजेंट किया है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये समझ आ चुका होगा। इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम ये तुम्हारे पास सिंपल इस तरह है ना, आप कंप्यूटर में ये सारा कुछ किस तरह होता है, आप तो कंप्यूटर में जस्ट उर्दू में, इंग्लिश में, अल्फ़ाबेटिक इस तरह डेटा को इनपुट करते हो, लेकिन अंदर ही कंप्यूटर के अंदर ये सारा कुछ होता है। ठीक है। तो अब देख ले हमारे पास कीबोर्ड में मैंने एक कैरेक्टर एंटर कर दिया जो कि ए है। सही है। कीबोर्ड ने इसको कर लिया तो कीबोर्ड के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो क्या करेगा, ये चिप्स, ये सीपीयू, ये क्या काम करेगा, ये मेरे जो कैरेक्टर है ए इसको कन्वर्ट कर देगा 011100 इस फॉर्म में, बाइनरी कोड में। और इस तरह हमारे पास स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे पास ए कैरेक्टर नज़र आ रहा है। मीन आप लोगों ने इनपुट भी कीबोर्ड से ए किया था और मॉनिटर पर भी ए आ रहा है, लेकिन जो अंदर दरमियान में जो कम्प्लेक्सिटी है आप लोगों को ये नज़र नहीं आएंगी। ये सारा मैकेनिज़्म हमारे पास ट्रांसलेटर और इस अंदर सीपीयू ये सारा प्रोसेस करेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ आ चुका है। अच्छा, आप ज़रा नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट को हम इसको और ही डिस्कस करेंगे, इसको और ही लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा ज़रा एक नज़र डालेंगे बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर। बिट बाइट की समझ तो आ गई है। हमारे पास जो टोटल बिट है 01 कंबाइन होकर हमारे पास 01 जो है ना वो तो हमारे पास बिट कहलाता है। अब वो बिट जो है ना टोटल 8 बनकर हमारे पास बाइट कहलाएगा। अब हमारे पास 1000 बाइट्स
सही है। कंबाइन होकर हमारे पास 1 किलोबाइट, जिसको आप लोग शॉर्टकटली KB से ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट? इसके बाद हमारे पास क्या है कि 1000 KB किलोबाइट जब कंबाइन हो जाए तो उससे हमारे पास 1 मेगाबाइट बन जाता है, जिसको आप लोग शॉर्टकटली MB से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन 1 MB। इससे हमारे पास 1000 MB कंबाइन होकर 1 गीगाबाइट, जिसको आप GB ही रिप्रेजेंट करके वो बनेगा। और इससे हमारे पास 1000 GB कंबाइन होकर 1 टेराबाइट, जिसको आप TB ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारे पास 10 बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इसके अलावा हमारे पास आजकल और भी बहुत सारे आए हैं। तो आज इसमें इतना बेसिक आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे बेसिक PC हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो आप इस डायग्राम में हर पार्ट्स को देख सकते हैं। हमारे पास ये हमारे पास स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन है। ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है, जिसको आप लोग CPU कहते हैं। ये हमारे पास स्पीकर है, ये कीबोर्ड, ये हमारे पास माउस है, एंड ये हमारे पास माइक्रोफोन है, क्लियर है, लाउड स्पीकर है, ये हमारे पास मॉनिटर है, सही है, और ये हमारे पास स्क्रीन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बेसिक तो ऑलरेडी आता भी होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़रा और भी रिवाइज हो गया तो और ही आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट जाएंगे, और नेक्स्ट में हम जो है ना इसी बेसिक हार्डवेयर और PC सिस्टम को डिस्कस करेंगे। क्या हमारे पास है, अभी मैंने डायग्राम में ये सारी चीज़ें आपको दिखा भी दी हैं। अब इस सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप लोग CPU कहते हैं। सेकेंड हमारे पास मेमोरी यूनिट है, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो ये क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, इसी को अब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसको आप लोग दिमाग कह सकते हैं कंप्यूटर का। जैसा ह्यूमन का अपना ब्रेन होता है, जिस पर सारा ह्यूमन बॉडी सारा काम करता है, सही है। तो इसी तरह कंप्यूटर का भी दिमाग है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। एट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म ऑल ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। और ये आपके सामने जो नज़र आ रही है छोटे से चिप्स हैं, प्रोसेस है, सही है, CPU के। तो आप लोगों ने देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे तो अभी आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो मीन के सारा हमारे पास कंप्यूटर में, जिस तरह ह्यूमन में सारा दिमाग पर सारा डिपेंड होता है। जिस शख्स का दिमाग खराब हो जाए तो मीन के उस फिर किसी काम का नहीं रहता ना। मीन हाथ पाँव उनमें से कोई भी मिस हो जाए तो फिर भी इंसान बहुत कुछ करने के काबिल हो जाता है। लेकिन ये दिमाग ही है, ब्रेन ही है कि इनमें थोड़ी सी भी ज़रा वो आ जाए तो मीन इंसान पर किसी चीज़ का भी नहीं रहता, सही है। तो अपने दिमाग का खास ख्याल रखें। और कंप्यूटर में भी हमारे पास इसी तरह सारा सूरत हाल है कि कंप्यूटर में भी इसी प्रोसेसर पर CPU मतलब प्रोसेसर पर ये सारा कुछ होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। इनमें थोड़ी सी भी ज़रा वो हो जाए तो मीन आपका सिस्टम शट डाउन हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट जाएंगे, एंड नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास मेमोरी। हमारे पास मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो वेयर द प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर, जैसा हमारे पास बेसिकली दो तरीक़ों से होती है, सही है। एक हमारे पास है रीड ऑनली मेमोरी है, और दूसरा हमारे पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन रैम है एक, दूसरा हमारे पास है रोम है। तो जो रैम है रोम है ये स्टैंड करता है रीड ऑनली मेमोरी को, और जो कि रैम है ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रीड ऑनली मेमोरी मीन कंटेन द प्री प्रोग्राम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सच इज द बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम, जिसको आप लोग बाइस भी कह सकते हो। समझ आ रही बात कि रोम हमारे पास मुश्तमिल होता है प्री प्रोग्राम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन पर, जिससे हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, मीन बाइस है। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसको आप लोग रैम भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को, जो कि रैम है, इसको डिस्कस करेंगे। रैम बेसिकली हमारे पास यूज टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा दैट यू विल रन एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज पावर। समझ आ रही है? रैम हमारे पास एज ए प्राइमरी मेमोरी काम करता है, टेम्प्रेरी तौर पर काम करता है। जब हमारा सिस्टम रनिंग में हो, ऑन हो, पावर ऑन हो, तो उस टाइम में हमारे पास इस रैम में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं आर्जी तौर पर। जैसे ही हम पावर का बटन दबाते हैं, कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, इसमें जितना भी डेटा पड़ा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इस सारा प्रोसेसिंग हम करेंगे। क्या है कि डेटा सच, आप ज़रा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास हार्ड ड्राइव है, सही है। अच्छा, हार्ड ड्राइव में हमारे पास क्या होता है कि डेटा सच इज डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव टू मेमोरी। समझ आ रही है? यहाँ से हमारे पास उस मेमोरी में, जो कि रैम है, प्राइम मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन हम अभी रैम की बात करें तो रैम में आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाती है। और फिर क्या है कि व्यू डेटा आर सेंड फ्रॉम मेमोरी टू द स्क्रीन, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन है, मॉनिटर, यहाँ पर आ जाता है। समझ आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना रैम का, कि हमारे पास जो सीपीयू से हमारे पास डेटा रैम में जाएगा, ठीक है, और रैम से होके वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉनिटर में, मॉनिटर स्क्रीन पर ये इस तरह आएगा। ओके स्टूडेंट, अब इनपुट डिवाइस को ज़रा डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। हमारे पास वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, अलाउ डेटा एंड प्रोग्राम टू बी सेंड टू द सीपीयू। इसी डिवाइसेस के थ्रू हम कोई भी डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर सेंड करते हैं। तो जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है, उसमें हमारे पास एक कीबोर्ड है, दूसरा हमारे पास माउस है, थर्ड हमारे पास जॉयस्टिक है, थर्ड पोर्ट हमारे पास माइक्रोफोन्स, वेबकैम, स्कैनर, मॉनिटर, ये सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। आपको इन चंद के पिक्चर भी नज़र आ रहे होंगे, और इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं और अलाउ भी ये करते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे। आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड नज़र आ भी रहे होंगे। तो ट्रेडिशनल कीबोर्ड हमारे पास है, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, अर्गोनॉमिक कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड एंड पीडीए कीबोर्ड। पहले ज़माने में तो जस्ट एक टाइप का कीबोर्ड होता है था। आजकल हमारे पास हर किस्म के कीबोर्ड अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास 10 टाइप्स है कीबोर्ड से। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टडी करें तो मीन इसमें आपको हर किस्म के इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेंगे, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी गैदर होगा। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे, और नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे माउस को, कि माउस क्या होता है, और हमारे पास इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो माउस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमारे पास एक इनपुट डिवाइसेस है, और जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ माउस हैं। एक हमारे पास मैकेनिकल माउस है, दूसरा हमारे पास है ऑप्टिकल माउस है।
सही है। तो मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी। पिक्चर से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो अब ज़रा डिफिनीशन पाएंगे कि मैकेनिकल mouse is a type of computer mouse that has a rubber or metal ball on its underside and it can roll in every direction। समझ आ रहे हैं। ये आपके पास एक मैकेनिकल माउस है, इसके अंदर हमारे पास एक बाल सा होता है, सही है। और ये बाल जो है ना आप इस तरह स्क्रोलिंग वगैरह करते हो और इसके थ्रू ये हर डायरेक्शन में आपको मूवमेंट में अलाउ करेगा और मूवमेंट आप कुछ मूव कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस जो है ना दिस टाइप यूज ए लेज़र फॉर डिटेक्टिंग द माउस मूवमेंट। इसमें हमारे पास लाइट होती है और इसके थ्रू हमारे पास लेज़र जो है ना फॉर डिटेक्टिंग द माउस मूवमेंट। अच्छा, अब हमारे पास काम इसका किस तरह होते हैं। हाउ ए माउस हुक्स अप टू ए पीसी। तो आपको पता है कि जिस तरह हमारे पास माउस के डिफरेंट टाइप्स है, तो आजकल तो उसको जो कनेक्ट करने के भी डिफरेंस हॉक होते हैं। पुराने ज़माने के माउस के हॉक को आप ज़रा देख लें, ठीक है, और आजकल ज़रा देख लें। आजकल तो ज़्यादातर USB टाइप्स का वो यूज़ होता है। तो आप ज़रा देखते हैं कि PS2 माउस, सीरियल माउस एंड USB कार्डलेस माउस। समझ आ रहे हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला एक माउस है, सही है। इसमें आप देख रहे हैं ये PS2 माउस है। सीरियल माउस हमारे पास ये है, ये सीरियल में ये है, सही है। और USB कार्डलेस माउस जो USB होती है उसकी तरह हमारे पास उसका हक होता है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा हम कुछ और पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। आपके सामने पिक्चर में नज़र आ भी रहा होगा, जिसमें हमारे पास ट्रैक बॉल है, ट्रैक पॉइंट है, टच पैड एंड टच स्क्रीन। इस तरह आजकल हमारे मोबाइल में ज़्यादा टच स्क्रीन ये सारा कुछ होता है ना। इस कीबोर्ड को देख लें, फिर ओके। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर गेम, इसके तो हम गेम्स खेलते हैं। लाइट पेन, लाइट सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइसेस, सही है, जिसके थ्रू हम स्क्रीन के ऊपर कुछ टाइपिंग करते हैं, राइट करते हैं, जो कि आपको नज़र आ भी रहा है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना स्टाइलस पेन लाइक डिवाइस commonly used with tablet, PCs and PDAs like this। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम स्कैनिंग डिवाइस पर आएंगे। हमारे पास स्कैनिंग डिवाइस क्या होती है, और स्कैनिंग डिवाइस हमारे पास बेसिकली क्या है कि ऑप्टिकल स्कैनर, कार्ड रीडर, बारकोड रीडर एंड कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस, जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद ज़रा इमेज कैप्चरिंग डिवाइस पर जाएंगे, जिसको आप लोग कैमरा भी कहते हैं। अब कैमरे भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। आप अपने मोबाइल्स के कैमरे को देख लें, पुराने टाइप्स के कैमरे को देख लें, तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक तो डिजिटल कैमरा है, दूसरा हमारे पास डिजिटल वीडियो कैन, ठीक है। तो सामने आपको नज़र आ भी रहा है, ये सिंपल हमारे पास वो कैमरा है डिजिटल, और ये हमारे पास वो कैमरा है जिसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग और पिक्चरिंग सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है ना पोर्ट फार्ट को ज़रा डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है ना आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस होती है वो जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर से डेटा लेते हैं, मीन के जिसके थ्रू हमारे पास कंप्यूटर मीन हमने जो कुछ इनपुट किया है वो प्रोसेस हो जाए और वो उसके थ्रू हमारे पास कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो आउटपुट डिवाइसेस भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और उसमें भी जो बहुत सारे जिसके हाँ डिवाइसेस के टाइप्स हैं, इस तरह डिफरेंस तमाम में भी हमारे पास ये आउटपुट मिल जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस को थोड़ा सा ज़रा आगे ले जाएंगे। एंड मीडिया यूज बाय द कंप्यूटर एंड डिस्प्लेइंग एट्स रिस्पॉन्सेज टू आवर रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन।
तो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में एक मॉनिटर होता है, दूसरा हमारे पास ऑडियो स्पीकर होता है एंड थर्ड हमारे पास प्रिंटर होता है। और प्रिंटर से भी फिर हमारे पास जो रिजल्ट हमें मिल जाते हैं तो वो भी वो मीन जो हार्ड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, जो कि मॉनिटर से हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा मॉनिटर के टाइप्स पर आएंगे। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मॉनिटर है, एक हमारे पास है CRT एंड दूसरा हमारे पास LCD। CRT हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होता है, जो कि सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। पुराने हमारे पास जितने भी कंप्यूटर थे वो इस टाइप के थे, इस टाइप के मॉनिटर के थे। और इसके बाद हमारे पास जो लिक्विड, ओके स्टूडेंट, समझ तो आ चुका है ना। दो टाइप्स ऑफ मॉनिटर जो है, इसमें जो सेकेंड है हमारे पास LCD। तो LCD में हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है, LCD टाइप का मॉनिटर है, स्क्रीन है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, आप प्रिंटर पाएंगे। प्रिंटर क्या होता है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं। बेसिकली जो दो टाइप्स ऑफ प्रिंटर है उसमें हमारे पास एक है एमपेक प्रिंटर, दूसरा हमारे पास है नॉन एमपेक प्रिंटर। इस पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा मैं प्रिंटर को डिस्कस कर लूँ। प्रिंटर हमारे पास जो है ना आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसके थ्रू हमारे पास जो आउटपुट आ जाता है हार्ड फॉर्म में वो हम प्रिंटर के थ्रू लेते हैं। तो जो प्रिंटर है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। से एक हमारे पास एमपेक प्रिंटर्स है, दूसरा हमारे पास नॉन एमपेक प्रिंटर है। एमपेक एंड नॉन एमपेक मीन हमने उनके जो डिफरेंस वर्क है या टाइम के लिहाज से हमने इसको डिवीजन किया है। एमपेक प्रिंटर यूज प्रेशर बाय फिजिकल स्ट्राइकिंग द पेपर। एग्जाम्पल हमारे पास देसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। ये हमारे पास टाइप्स हैं इस किस्म के प्रिंटर के। इसमें ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं प्रेशर फिजिकली स्ट्राइकिंग पेपर पर करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो टाइप है प्रिंटर का वो नॉन एमपेक प्रिंटर है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि डज नॉट अप्लाई प्रेशर। इसमें हम कोई भी ऊपर से प्रेशर कुछ भी वो नहीं करते पेपर पर, but instead produce character by using laser, ink spray and photography or heat। समझ जा रहे हैं, बस इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो मीन अभी आप लोग ने इसको डिस्कस तो कर लिया। अब जो पिक्चर के सामने आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट वन आपको जो है ये हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो ये यहाँ पर आपको जो ये नज़र इंकजेट प्रिंटर है, और ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर हमारे पास लेज़र प्रिंटर है। अच्छा, अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा डिस्कस कर लूँ। हमारे पास स्टोरेज हैं, दो टाइप्स ऑफ स्टोरेज है, एक प्राइमरी स्टोरेज है, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज में हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास परमानेंट डेटा स्टोरेज है, जहाँ पर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब एक डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं जिस डिवाइसेस के थ्रू या जिस डिवाइसेस में, उस डिवाइसेस को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। Attached to the computer system to allow you to store program and data permanently for the purpose of retrieving them for future use. Floppy disks, hard disks, CD-ROM। ये हमारे पास एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट हम जो है ना इसी डिवाइसेस को और भी डिफाइन करेंगे। जो हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा,
मेरे ख्याल में ना तो देखा होगा। और ये बहुत ही पुराने टाइप्स के डिवाइसेस थे। पुराने टाइप्स में जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर इसी चीज़ को यूज़ किया जाता था और इसमें चंद MB डेटा ही स्टोर किया जाता था। आजकल आप देख लें हमारे USB हो गई या मेमोरी कार्ड हो गया, तो उसमें तो हम मेगा टेगा टेरा उसके हिसाब से मतलब डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन हमारे पुराने ज़माने में जो हम डेटा को परमानेंट स्टोर करते थे, तो उसके लिए हम इसी USB के तौर पर हम इसको यूज़ करते थे। सही है। जिस तरह USB को हम एक जगह से को एंटर करते दूसरी जगह पर डेटा पे ले जाते, तो इस तरह ये फ्लॉपी डिस्क का भी इस तरह काम करता था कि एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा को ट्रांसफ़र इसके थ्रू करते थे। और इसकी जो कैपेसिटी है हमारे पास 3.5 इंच मीन डिस्क 1.44 MB मीन डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते थे। आपके सामने ये नज़र आ भी रहा है फ्लॉपी डिस्क। इसका ये ड्राइव है। सेम इसमें हम जैसा CDs को एंटर करते हैं, तो CDs का तो अलग है, लेकिन ये इसका है। इस बटन को दबाते हैं और इस तरह ये जगह ओपन हो जाती है, इसमें हम इसको एंटर करते हैं। और यहाँ USB में जैसा हम डेटा सेंटर करते हैं, इस तरह इसमें भी हम सेंड एंड रिसीव डेटा कर सकते हैं। तो कॉमन द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं और इसकी कैपेसिटी और ये सारा कुछ ये है। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क को करेंगे कि उस हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क है वो तो हमारे पास पुराने ज़माने का था। अब इसमें उस फ्लॉपी डिस्क में थोड़ी सी ज़रा हाई कैपेसिटी की जो फ्लॉपी डिस्क है, तो वो आपके पास ये है जो कि आपको नज़र आ रहा है। सही है। फ्लॉपी डिस्क जो कार्ट्रिज है, इसकी जो हमारे पास डायमीटर का जो कितने इंच में है 1/2 इंचेस इसका डायमीटर होता है। स्टोर हम इसमें मोर इंफॉर्मेशन कर सकते हैं एंड ये हमारे पास जिप डिस्क भी इसको हम कह सकते हैं। सही है। देख सकते हैं हमारे पास जिप फॉर्म में इसमें मौजूद होता है। इसके बाद हार्ड डिस्क को डिफाइन करेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव या जिसको आप लोग हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, आपके सामने नज़र आ भी रहा है। तो ये जो कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज का एक टाइप से उसका एक डिवाइस है। अच्छा, मेड ऑफ रिजिड मटेरियल अनलाइक फ्लॉपी डिस्क। सही है। हमारे पास फ्लॉपी डिस्क ज़रा हल्के फुल्के चीज़ों से वो होता है, लेकिन ये हमारे पास रिजिड मटेरियल से होता है। सही है। होल्ड ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा, और इसमें हमारे पास GB में और टेराबाइट में इसमें डेटा आ सकता है। इसके बाद हम ज़रा ऑप्टिकल डिस्क को करेंगे, CDs को करेंगे, या हमारे पास डिफरेंस और भी इसमें चीज़ें हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर ऑफ मॉडर्न डेस्कटॉप मशीन स्पेशली यूज फॉर मल्टीमीडिया पर्पज एंड प्रीफेयर एंड लोडिंग एप्लीकेशन। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, इसको ज़्यादा हम मल्टीमीडिया पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। एंट्रीफेयर जो है ना लोडिंग एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके जो और बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आपको पिक्चर भी नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास एक ब्लू रे डिस्क है जिसमें हमारे पास पूरी जी तक डेटा आ सकता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हैं जिसको आप लोग DVD भी कहते हो। उसमें हमारे पास डिफरेंस टाइप है। कुछ DVD जो है ना DVDR का मतलब है कि राइट वंस, एक बार हम इसमें राइट कर लें, दूसरी बार आप लोग इसमें नहीं कर सकोगे। और इसकी जो कैपेसिटी है हमारे पास 3.95 GB है। इसके बाद हमारे पास DVDRW है। इसमें हम इनके री राइटेबल है, मीन एक बार हम इसमें राइट कर ले तो बार बार हम इसमें राइट कर सकते हैं। मीन जैसा एक सीरीज़ में कोई मूवी है और उस मूवी का जो टाइप है DVDRW, तो मीन उसमें आप उस मूवी की जगह दूसरी मूवी भी डाल सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, बहुत सारा डेटा आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंगल लेयर एंड डबल लेयर हैं इसमें। ओके, ये हद तक समझ आ गए ना। ये हमारे पास डिफरेंस काइंड ऑफ जो है ना CDs हैं, तो इसमें हमारे पास DVD हो गया, ब्लू रेड एक्स हो गया, और उसकी डिफरेंस कैपेसिटी का भी आपको पता चल गया है।
अब इसके बाद हमारे पास कम्पैक्ट डिस्क है जिसको आप लोग सीडी ही कहते हैं। इसके भी हमारे पास डिफरेंट टाइप है। कुछ सीडीज हमारे पास आर है, मीन के राइट वन, एक बार हम इसमें जस्ट राइट कर सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है हमारे पास वो 650 MB होता है। इतना डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। इसके अलावा हमारे पास CDRW है जो कि री राइटेबल है, मीन एक बार राइट कर लिया दोबारा हम इसमें राइट कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी हमारे पास 700 MB है। अच्छा, अब ज़रा ऑप्टिकल ड्राइव को डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल ड्राइव में जो हमारे पास है CD-ROM है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रीड CD से। अच्छा, CD राइटर है जिसमें आप लोग रीड राइट CD है, मीन इसमें सारा आप रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। DVD कम्बो है, रीड राइट CDs एंड रीड DVD। एंड DVD राइटर है, रीड राइट CDs, रीड राइट। ओके स्टूडेंट, समझ तो आ गया है ना। हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट ऑप्टिकल ड्राइव का तो एग्जांपल है, टाइप्स हैं। तो CD और रोम, तो मीन इसमें हम रीड कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। DVD में कम्बो में है तो रीड एंड राइट और रीड भी कर सकते हैं, सही है। CD इसमें जो है उसमें हम रीड राइट कर सकते हैं, जबकि DVD जो है ना हमारे पास उसमें जस्ट रीड कर सकते हैं। और DVD में जो राइटर वाला है, सही है, तो उसमें रीड राइट CD में कर सकते हैं, जबकि DVD में भी हम रीड एंड राइट कर सकते हैं। असल में ये चीज़ें एक बार यहाँ पर तो लिखा है DVD राइटर रोम, ये सही है। और पीछे आपको ये शॉर्टकट ये RW, सही है, समझ आ रही है, ओके। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम और सेकेंडरी स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इन्हीं डिवाइसेस से ज़्यादा अवेयर होंगे, पता होगा, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस में आपका सारा यही चीज़ें ही यूज़ होंगी। तो उसमें हमारे पास जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं। सही, हमारे पास डिफरेंट मेमोरी कार्ड्स हैं, सही, हार्ड डिस्क हैं, USBs हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है इसमें नो मूविंग पार्ट, एंड इसके अलावा फ्लैश मेमोरी कार्ड। अच्छा, USB फ्लैश ड्राइव भी है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे जो है हम क्या करेंगे, उन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो बिल्ट ऑफ ए सिस्टम यूनिट। समझ आ रही है, हमारे पास एक सिस्टम यूनिट है जिसको आप लोग CPU जानते हैं। उसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड होता है, सही है, हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होती हैं, डिफरेंस केबल होती हैं, पावर सप्लाई होती हैं, रैम होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी आप लोग जान जाएंगे। तो हमारे पास वो कौन से पार्ट्स है जिससे हमारे पास ये सिस्टम यूनिट बनता है, उसके कलेक्शन से। तो फर्स्ट में हमारे पास केसिंग और कवर होगा, मीन उसका जो पूरा सा बक्स होता है ना, कैसा ब्रीफ केस से निकला है, नहीं मीन बैक बक्स सा जो होता है उसका जो पूरा कवर होता है। फर्स्ट वन वो चीज़ ज़रूरी है, वो है। इसके अलावा हमारे पास पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, तो ये मदरबोर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर मीन CPU जो चिप्स नहीं होता वो। अच्छा, इसके अलावा मेमोरीज हैं। मेमोरी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं, तो ये हार्ड डिस्क भी आ जाता है एंड रैम रोम भी आ जाते हैं, मीन प्राइम या सेकेंडरी मेमोरी दोनों इसमें आ जाती हैं। उसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास वीडियो कार्ड यूज़ किए जाते हैं, नेटवर्क कार्ड भी इसमें आ जाते हैं, और भी बहुत सारे कार्ड हैं, साउंड कार्ड भी हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी है, CD-ROM ड्राइव भी है, एंड इसके अलावा मॉडेम भी है। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास बसेस है, केबल्स है। तो आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी एंड आपके नॉलेज ज़रा रिवाइज भी हो गया होगा।
अच्छा, आप ज़रा इस केसिंग और कवर को देख सकते हैं। आपके पास सामने डिफरेंट डिज़ाइन के कवर एंड केसेस मौजूद हैं। क्या है कि द बॉक्स और आउटर शेल दैट हाउसेस मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर एज इट इज यूजुअली वन ऑफ द मोस्ट overlooked part of the PC. Protect the computer circuit, cooling and system organization. पावर सप्लाई जी के सामने नज़र आ रहा है। क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर पावरिंग एवरी डिवाइस एंड योर कंप्यूटर। पूरे सिस्टम को इसके थ्रू पावर सप्लाई होती है, प्रोवाइड होती हैं। पार्ट्स ऑफ ए पावर सप्लाई, इसके हमारे पास जो डिफरेंस पार्ट्स हैं इसमें क्या होते हैं कि डिस्क ड्राइव कनेक्शन इसमें होता है। एक हमारे पास ये केबल जो है ना अलग अलग जगह पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। एक हमारे पास डिस्क ड्राइव कनेक्शन के लिए इसमें है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास मदरबोर्ड को पावर सप्लाई जो हम देते हैं, तो एक इनमें केबल जो है ना हम उसके लिए देते हैं। तो हमारे पास पावर सप्लाई का पेन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पेन ये है और दूसरा पेन हमारे पास मदरबोर्ड पर लगा होता है, क्लियर है। अच्छा, एजाज पिन जिसको आप लोग जानते हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पावर स्विच है, इनपुट वोल्टेज सेलेक्टर भी है, कवर भी इसका है और पावर प्लग एंड रिसेप्टर भी इसमें मौजूद है। ये नज़र आ रहे हैं ना सारी चीज़ें। तो ये तो हमारे पास पावर सप्लाई के सारे बेसिक कंपोनेंट्स थे जिससे हमारे पास पावर सप्लाई बनता है। अच्छा, अब ज़रा मदरबोर्ड पर आएंगे। मदरबोर्ड हमारे पास क्या होता है कि द फिजिकल अरेंजमेंट एंड ए कंप्यूटर डेट कंटेन द कंप्यूटर बेसिक सर्किटरी एंड कंपोनेंट में हमारे पास जो है एक हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, सही है। मदरबोर्ड पर वो सारी चीज़ें चिपके होते हैं, अटैच किए होते हैं। तो उसमें हमारे पास एक जो है ना प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर मीन वो चिप्स होता है, सही है, जिसको आप लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मीन CPU होती है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शनल को प्रोसेसर भी होते हैं, सही है। एक प्रोसेसर के अलावा हमारे पास और भी प्रोसेसर इसमें हो सकते हैं। मेमोरी होती है, मेन हमारे पास हार्ड डिस्क एंड रैम भी है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी है, 22, तो ये एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, तो ये एक्सपेंशन स्लॉट मीन कि हमारे पास जो मदरबोर्ड पर नीचे जो है ना हमारे पास क्या होता है, जो ब्लॉक सा होता है जिसमें हम इन चीज़ को फिट करते हैं, एंटर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरकनेक्टिंग सर्किटरी भी होती है। अच्छा, तो स्टूडेंट आपके सामने ये पूरा मदरबोर्ड नज़र आ रहा है। दूर से तो आपको कोई दुबई का या बैरूनी मुल्क का कोई शहर नज़र आएगा ना, तो ये, लेकिन असल में ये हमारे पास कोई भी इमारत या सिटी नहीं है, बल्कि हमारे कंप्यूटर का क्या है, मदरबोर्ड है। और इसी मदरबोर्ड पर हमारे पास डिफरेंस डिवाइसेस है, डिफरेंस कनेक्टर चीज़ें जो है ना इसके साथ अटैच हुए हैं। तो ये मदरबोर्ड के CPU के हमारे पास क्या है, डिफरेंस कंपोनेंट इसके साथ जो अटैच हुए हैं। तो आपको अब देख लें, एक आप देख सकते हैं हमारे पास PS2 माउस के भी है। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे, सही है। इसके हमारे पास सॉकेट A है, सही है। ये डिफरेंट सिंबल आप देख सकते हैं, सही है। नॉट, ये हमारे पास नॉट ब्रिज है, सही है। ये हमारे पास नॉट ब्रिज है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना और भी ब्रिजेस हैं। अच्छा, और ये चीज़ें आपको जो नज़र आ रही है हमारे पास स्लॉट हैं, सही है। इसमें हम रैम हो या हमारे पास डिफरेंट जो कार्ड्स होते हैं हम इसमें इसको फिट करते हैं, सही। ये AGP स्लॉट हैं, सही है। ये हमारे पास ऑडियो एंड माइक एंड उनके लिए हमारे पास पोर्ट्स है, इसमें हम एंटर करते हैं जो आप लोग हैंड्स फ्री या माइक वगैरह लगाते हो। ये हमारे पास कैम 1 पे एंड ये सारे इसमें हैं। USB पोर्ट्स हम यहाँ लगाते हैं, माउस के जो हमारे पास पोर्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 22 का ये है सारा कुछ, एंड फ्रंट पैनल हमारे पास इसका ये है, ओके। ये सेल पार्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्लॉपी डिस्क हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास डबल चैनल मास्टर, यहाँ पर ये 2 देख सकते हैं डबल चैनल है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये है पेन DIMF
ये हमारे पास मेन रैम है, तो ये सिंगल रैम एंड डबल रैम उनके लिए ये ATX पावर कनेक्टर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको अपना कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो समझ आ चुका होगा। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और अभी जितने भी चीज़ मैंने आपको दिखा दिए इसको भी थोड़ा थोड़ा सा ज़रा हम वो व्यू करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट है, तो ये एक्सपेंशन स्लॉट तो पिक्चर में मैंने आपको दिखा दिया। ओके, एक्सपेंशन स्लॉट में हमारे पास एक ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, से साउंड कार्ड होते हैं, मॉडेम कार्ड होते हैं, एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड नेटवर्क एडाप्टर कार्ड। वहाँ पर हम इन कार्ड्स को लगाते हैं और इसके थ्रू हमारे पास हम डिफरेंस काम पर करते हैं। तो ये स्टूडेंट, अच्छा इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम होता है। तो इंस्ट्रक्शन डेट टेल द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डेटा एंड टू द फॉर्म यू वांट। हमारे पास क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम आर इंटरचेंजेबल, ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। टू मेजर टाइप्स हमारे पास जो इसमें हैं, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो है, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एनेबल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। समझ आ रही है, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये एनेबल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। समझ आ रही है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के टाइप्स में आता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारे पास एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोग्राम डेट कोऑर्डिनेट कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर एंड रन एप्लीकेशंस। यूटिलिटीज हमारे पास क्या है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। Device driver are specialized program designed to allow particular input or output devices to communicate with the rest of computer system। तो आई होप आपको यह समझ आ चुका होगा। हमारे पास हम जो डिस्कस करेंगे, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स हैं। दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है, जो एक सिस्टम को चलाता है और जिसका इंटरेक्शन ज़्यादातर हार्डवेयर के साथ होता है, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो ये, और इसके जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मीन पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल ऑपरेट करने वाला सिस्टम। यूटिलिटी हमारे पास है, जो स्पेसिफिक टास्क इसको मैनेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कंप्यूटर के। एंड डिवाइस ड्राइव मीन कंप्यूटर के जो ड्राइव होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसको डिज़ाइन, इसको अलाउ पार्टिकुलर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के कम्युनिकेट करते हैं रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, अब फंक्शन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आएंगे। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसके हमारे पास टाइप्स क्या है, समझ आ चुका होगा। अब ज़रा फंक्शन हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के डिस्कस करेंगे। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शन क्या है, तो मैनेजिंग रिसोर्स, मेमोरी, प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, इन सारी चीज़ों को जो मैनेज करना है किसका काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। इसको कंट्रोल करना किसका काम है, इन सारे डिवाइसेस का, इन सारे पार्ट्स का, इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस, रनिंग एप्लीकेशन। समझ आ रही है। अब आपके सामने ये विंडो एक्सपी हो गया, फिर ATM या नॉर्टन एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में आता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में अभी भी हम हैं। अभी जो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ करते हैं, प्रोवाइड द रियल फंक्शनलिटी ऑफ ए कंप्यूटर एट हेल्प यू टू
यूज योर कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। समझ आ रहे? लाइक MS ऑफिस, MS ऑफिस में आपका स्पेसिफिक काम होता है, मीन आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आप MS वर्ड को इंस्टॉल करें, उससे आपका काम हो जाता है। आप कोई भी कैलकुलेशन वाला, कोई भी एंट्री वाला, डेटाबेस वाला काम करते हो तो फिर आप एक्सेल एंड एक्सेस उनको यूज़ कर सकते हैं। आप कोई प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, स्लाइड वगैरह बनाना चाहते हो तो फिर आप लोग पावर पॉइंट को यूज़ करते हो। या इसके अलावा आप कोई ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं तो फिर आप MS पेंट को यूज़ करते हैं। या जिस तरह अभी जो है ना हम जो सॉफ्टवेयर हमारे पास जो काम के होते हैं हम उसी को यूज़ करते हैं, तो इस तरह सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। समझ आ रही है? अब हमारे पास जो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाइडली यूज इन ऑल कैरियर एरियाज, specialized application, more narrow focus on specific disciplines and occupation। समझ आ रही है? लाइक ओपन ऑफिस, ये हमारे पास ये ओपन ऑफिस हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये हमारे पास टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब थोड़ा सा ज़रा हम डॉस एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। डॉस हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ रही है? और हमारे पास बेसिकली चंद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी, जो कि डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था है। इसके अलावा हमारे पास GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप लोग डॉस भी कहते हो, डॉस वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। हमारे पर्सनल कंप्यूटर में हम पहले इसको यूज़ करते थे, आजकल इतना कोई इसको यूज़ नहीं करता। इस ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करता। एंड कमांड ड्रिवन, मीन कमांड पर ये बेस करता है। इसके अलावा हमारे पास MS डॉस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ रही है? तो MS DOS कमांड्स क्या है कि ए कमांड इज द नेम ऑफ स्पेशल प्रोग्राम डेट मेक योर कंप्यूटर कैरी आउट ए टास्क। ये भी हमारे पास कमांड है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के उस सॉफ्टवेयर में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, GUI है। थ्रू GUI यूज़र कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ रही है? इस GUI के थ्रू आप डायरेक्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। लाइक आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, जो माउस आपको अलाउ करता है कि आप माउस को अपनी मर्ज़ी से चलाएं, आप अपनी मर्ज़ी से एक प्रोग्राम को ओपन कर लें, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ टाइप कर लें, तो ये असल में कौन आपको अलाउ करेगा? ये आपके पास GUI की सहूलत है, उसकी हेल्प है कि इसी की वजह से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं एंड आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्ट ही कनेक्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, आइकॉन, मेन्यूज, डायलॉग बॉक्स, ये सारे आप ओपन करते हो ना, मुख्तलिफ काम इसके थ्रू आप करते हो, तो ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, आपके सामने नज़र आ रहा है तो ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको है ये हमारे पास डॉस का है। सही है, डॉस का है। डेस्क ऑपरेटिंग में हम ये कमांड करते हैं और इस कमांड के थ्रू हमारे पास कुछ आ जाता है। अब आपके सामने जो ये दूसरा है, ये हमारे पास जो है ना क्या हमारे पास है विंडो। तो ये इसमें हमारे पास विंडो में हम एक एक पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सारा कुछ आ जाता है ना। समझ आ रही है? अच्छा, फाइल्स हमारे पास है। फाइल इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन that you store on a disk or diskette। फाइल हमारे पास जो है ना कलेक्शन होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह हम स्टोर करते हैं डिस्क या डिस्कटी में, तो मस्ट हैव ए यूनिक नेम टू फॉर्ट्स द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन सेपरेटेड बाय ए पीरियड। सही है, रिसेप्ट डॉट डॉक। समझ आ रही है? तो फाइल हमारे पास होता क्या है इसकी समझ आ चुकी है। अब हमारे पास 2 पार्ट्स है इसका, तो एक हमारे पास फाइल का जो नेम होता है और दूसरा हमारे पास इसका एक्सटेंशन होता है। तो अब देख लें, रिसेप हमारे पास क्या है, देख लें
2 पार्ट्स है हमारे पास फाइल के, तो ये रिसिप्ट हमारे पास क्या है, इस फाइल का नेम है। एंड डॉट DOC मीन ये इसका एक्सटेंशन है, मीन कि डॉक्यूमेंट है। जैसा आप लोग कुछ फाइल लिखते हो कि हमारे पास क्या है कि आप कुछ भी फाइल वगैरह स्लाइड में कुछ ओपन, मतलब आप कुछ प्रेजेंटेशन करते हो और स्लाइड या इस तरह कुछ नाम लिखते हो ना आप लोग, तो ये मैं सिंपल सा एक वो लिखती हूँ, स्लाइड डॉट PPT आप लोग ये लिखते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास नेम होगा, ये फाइल जो मैंने अभी बनाया है, और डॉट PPT मीन के ये फाइल मैंने पावर पॉइंट में बनाया है। समझ आ रही है। इसके अलावा आप जो है ना कुछ फाइल लिखते हो। ओके स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। हमारे पास ये स्लाइड है एंड इसका नाम है, इसका एक्सटेंशन है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक दूसरा नाम लिख लूँ जो मेरे पास है अली। तो ये मैंने एक फाइल का नाम लिख लिया अली। तो ये मीन अली के मेरे पास मार्क्स हैं। मैंने उसके नाम से एक फाइल लिख लिया और मैं उसको डॉट मैं एक्सेल के नाम से या इस तरह एक्सेल, ये इस तरह के नाम से मैं इसको मीन सेव करती हूँ। तो मीन ये मेरे पास फाइल का नाम होगा, ये मेरे पास उसका क्या है एक्सटेंशन होगा। तो ये इसके अलावा मैं कुछ लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ कि मेरे पास एक फाइल है। तो ये एक फाइल है मेरे पास और मैंने उस जो है ना वर्ड में इसको किया है, तो मैं क्या लिखूँगी, डॉट डी मीन डॉक्यूमेंट है ना मेरे पास, तो ये इसको मैं लिखूँगी क्या, डॉक, क्या लिखूँगी, डॉक। समझ आ रही है स्टूडेंट। तो मीन ये मेरे पास नाम हो गया, ये मेरे पास एक्सटेंशन हो गया, डॉट के बाद जो ये सही है। तो आई होप स्टूडेंट आपको फाइल की समझ आ गया कि फाइल हमारे पास सिंपली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि आप डिस्क में या डिस्क में स्टोर करते हैं। फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मीन आप लोगों का कोई भी बुक हो या कोई भी फाइल हो, आप ज़रा उसके राइट क्लिक कर ले, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको पता चल जाए कि वो आपके पास डॉट PPT है, मीन पावर पॉइंट का है, एक्सेल का है, डॉट का है, कौन सा फाइल है या वीडियो है, ऑडियो है, तो आपको प्रॉपर्टी में उसका सारा पता चलेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट जाएंगे। अच्छा, फाइल की समझ आ गई। अब थोड़ा सा ज़रा एक्सटेंशन पर आएंगे। तो एक्सटेंशन में यही बात है, सही अभी जो हमने कर लिया। तो यूज़ एक्सटेंशन टू मेक योर फाइल नेम मोर डिस्क्रिप्टिव, ये आपके लिए उस फाइल को मोर ही डिस्क्रिप्टिव बनाता है। जैसा हमारे पास डॉट DOC है, डॉक मीन वर्ड डॉक्यूमेंट है, XLS हमारे पास एक्सेल डॉक्यूमेंट है, सही है, समझ आ रही है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास डॉट PPT है, मीन पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है। तो आई होप स्टूडेंट आपको एक्सटेंशन की समझ आ गई है, फाइल की समझ आ चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम आगे जाएंगे एंड डायरेक्टरीज़ को स्टडी करेंगे। हमारे पास डायरेक्टरीज़ क्या होता है, तो डायरेक्टरी हमारे पास क्या है, वन वे आप ऑर्गेनाइजिंग द फाइल ऑन योर कंप्यूटर और डेस्क। आप जिस तरह एक फोल्डर बनाते हो, उस फोल्डर को कोई नाम देते हो, फिर उस फोल्डर में चलो मैंने आपके लिए जो फोल्डर बनाया है इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर उसके अंदर मैंने क्या किया है कि आप एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने नोट्स रखे हैं, सही है। फिर दूसरा फोल्डर बनाया है आपके मार्क्स, आपके पेपर, फिर दूसरा थर्ड फोल्डर बनाया है, उसमें आप लोगों के जो और बहुत सारे जो वीकली प्रोफार्मा हो गया या आपका और काम है, उसको मैंने इसके लिए बनाया है। तो फिर मैं आपके जो नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स के अंदर मैंने भी क्या किया है कि एक फोल्डर बनाया, इसमें PDF के सारे नोट्स रखे हैं, दूसरे में PPT के लिखे हैं, थर्ड में फिर मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें, तो मिस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सही है। तो आपको एक चीज़ की समझ नहीं आई, आप कहेंगे कि मीन मैंने ये चीज़ कहाँ स्टोर किया, तो वहाँ आप सर्च में वहाँ ऊपर देखेंगे तो आप जाएंगे कि मीन C के अंदर मेरे पास इस जगह पर ये फाइल है, इस जगह में इस फाइल के अंदर ये फाइल है, इसके अंदर ये और वहाँ पर इस जगह पर मेरा असाइनमेंट पड़ा हुआ है, सही है। तो मीन के ये हमारे पास सारी डायरेक्टरीज है।
तो क्या है कि हमारे पास ये डायरेक्टली हमारे पास एक तरीका होता है कि हम अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क में ऑर्गेनाइज करते हैं सही तरीके से, ताकि फिर टाइम पर हम उसको फाइंड आउट आसानी के साथ करेंगे। सही है, तो देख ले अब मुझे आपके रिलेटेड जो चीज़ भी चाहिए मैं जस्ट आपके फोल्डर तक जाऊंगी। आपके फोल्डर में मैंने पेपर में देखी तो पेपर फोल्डर में जाऊंगी, अगर मेरे पास नोट्स में मैं कुछ देखना चाहती हूँ तो नोट्स में जाऊंगी। तो मेरे पास ये आसानी से है, समझ आ रही है। एंड आप रन में भी उसको सर्च करते हो तो वो भी डायरेक्ट आपके लिए आ जाएगा, आप लोगों ने जस्ट उस डायरेक्टरी को पुट करना है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि रूट वन बेसिक डायरेक्टरी, रूट हमारे पास एक बेसिक डायरेक्टरी होती है जैसा आपके पूरे सिस्टम की जो डायरेक्टरी है। सही है, तो सी समझ आ रही है ना, सी है एंड सी के अंदर फिर हमारे पास ये बाकी चीज़ें डी है, ई है, इस तरह आ जाती है एंड सब डायरेक्टरी। और फिर इसके अंदर हमारे पास सब डायरेक्टरीज भी आती है। सब डायरेक्टरी क्या हो गया, जैसा हमारे पास मैं सी डेस्कटॉप में हूँ, डेस्कटॉप में मैंने कंप्यूटर को क्लिक कर दिया, वहाँ पर मैं डी में चली गई। डी में मैं जो है ना बीएस क्लासेस पर चली गई, क्लासेस में फिर मैं जो है ना कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में चली गई। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में फिर मैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपके फोल्डर पर चले गए। आपके फोल्डर में नोट्स में एंड नोट्स के मीन के एक से दूसरे तो किस तरह मैंने डिफरेंट स्टेप, तो ये मेरे पास सब डायरेक्टरीज हो गई। आप समझ आ गए रूट डायरेक्टरी कौन सी है, सब डायरेक्टरीज कौन सी है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको अभी इस डायग्राम से और चीज़ें ही क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास रूट डायरेक्टरी जो कि हमारे पास सी डॉट एंड स्लैश है। सही है, तो हमारे पास रूट डायरेक्टरीज हैं। अब इस डायरेक्टरी से हम जाएंगे मीन के गेम्स पर, डेटा पर, माउस, विंडो, समझ आ रही है। ये हमारे पास अगर कंट्रोल पैन है इस पर जाएंगे। फिर हमारे पास डेटा में हमारे पास क्या है कि एक्सेल डेटा देखना चाहते हो आप लोग, या आप लोग जो है ना WV वाला डेटा देखना चाहिए। ये एक सिंपल एग्जांपल है, समझ आ रही है। ये हमारे पास फिर जो है ना आप लोगों ने यहाँ पर विंडोज़ में आना है तो आप लोगों ने क्या है कि MS एप्लीकेशन देखना चाह रहे हो या सिस्टम, समझ आ रही है कि आप लोग जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखना चाहते हैं आप लोग सिस्टम। सही है, तो इस तरीके से आप जो है ना ये डायरेक्टरी का सारा सेटिंग भी इसी तरीके से होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी इशू हो तो आप मुझे ज़रूर बता दें, और जूम क्लास में डिस्कशन क्लास में अपने क्वेश्चन अपने पास नोट कर लें। आप लोग मुझसे पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर बताऊंगी एंड सही अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रख लें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।